महर फारसन मैं मोहम्मद हसन। मैं रहमतुल्लाह। आप देखें दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल चलते हैं दोस्तों। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी एम्बेसडर वॉक्स आउट ऑफ डिस्कशन। दोस्तों वीडियो बहुत लेंथी है, 52 मिनट्स की है। आप पूरी देखें कि आधी पूरी देखो, घंटा है पूरा, कौन बैठेगा। पूरी बैठ लेंगे। चले हम चले जाएंगे, दूसरे को बिठाते हैं कि ना। आ जाओ। चलें कोशिश करेंगे भाई दो सारी वीडियो देखेंगे। दोस्तों वीडियो बड़ी लेंथी है, इसके सारे पॉइंट्स तो इम्पॉसिबल है कि हमारे जेहन में रहें, लेकिन ये टाइटल बड़ा मज़ेदार है। जो मेन पाकिस्तान, हुए ना वो हाँ, डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के इन्वेस्टर जो है क्यों उठ कर चले गया है, क्या इशू बना है, वीडियो देखने के बाद ही हम पता चलेगा। देखते हैं वीडियो। द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ दो डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट मौजूद हैं। एम्बेसडर नगमाना हाशमी इज़ अ वेल नोन एंड डिस्टिंग्विश्ड पाकिस्तानी डिप्लोमेट, और ये चाइना और ईयू में एम्बेसडर रह चुकी हैं। इन्होंने इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया और इस वक्त बहुत सी जगहों पे लेक्चर देती हैं और बहुत से अखबारात में लिखती हैं। इनके साथ मौजूद हैं अरविंद सहारन। ही इज़ अ वेल नोन पीस एक्टिविस्ट करंटली बेस्ड इन न्यूजीलैंड। अरविंद, अगर मैं आपसे शुरू करूं, आप पाकिस्तानियों को अच्छी तरह से जानते हैं, उनका जो थॉट प्रोसेस है या माइंडसेट कह लीजिए, और आप 2 दफ़ा आ भी चुके हैं पाकिस्तान और बहुत से लोगों के साथ इंटरेक्ट कर चुके हैं, बहुत से लोगों का इंटरव्यू कर चुके हैं। तो क्या ऑब्जर्वेशंस हैं आपकी पाकिस्तान के हवाले से, ख़ास तौर पे जो आपका लास्ट विजिट था वो तो अभी हाल ही में था। जी, शुक्रिया चौधरी साहब। मैं अभी कोई 2-3 महीने पहले ही पाकिस्तान होकर आया हूँ, तो बड़ी अच्छी यादें लेकर वहाँ से लौटा हूँ। बहुत सारे लोगों से मिला, हर किसी ने मुझसे यही बात कही कि अब भाई बहुत हो चुका है, हमारे दरमियान ये जो कशीदगी है, ये कम होनी चाहिए, और कितने साल हम यूं ही जो हैं इसी जो है हमारी ये जो साइकिल है जिसके अंदर हम बार बार चले जाते हैं, तो उसके अंदर हम कब तक यूं ही जाते रहेंगे। इट्स अबाउट टाइम कि हम संजीदगी से कोई फैसला लें हिंदुस्तान के मुतालिक, ताकि फिर हमारे दरमियान ये जो ट्रेड है शुरू हो, लोगों का आना जाना शुरू हो। क्योंकि आप जानते हैं 2019 के बाद तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी डाउनग्रेडेड हैं और फ्लाइट्स भी बंद हैं। ले दे के वो अटारी वाघा का जो बॉर्डर है उसी से हमदोरफ्त होती थी, लोगों का आना जाना था, अब वो भी बंद हो गया है। तो 2000 ये है कि 19 से लेके 25 तक लोगों ने जो कुछ देखा कि जी अगर ताल्लुकात जो हैं वो नॉर्मल ना हो तो उसके नुकसान क्या हो सकते हैं। तो अब एक एपेटाइट कम से कम मुझे पाकिस्तान में ये नज़र आया। लोग चाहते हैं कि ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन अब ये देखें हाल ही में जो हमारे दरमियान जो रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इसके बाद ये यही बात कहनी बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि अब तो ऐसा लगता है कि हम कोई तकरीबन 10 साल पीछे चले गए हैं और समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से जो है कोई बात भी अगर शुरू हो तो कैसे हो। मैं ये भी कहता चलूँ कि हिंदुस्तान के अंदर भी मुझे ये बात नज़र आई, लोग चाह रहे थे कि कुछ ना कुछ हो अब। तो कोशिशें होती रहीं, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एससीओ समिट में लास्ट ईयर आए थे, तब मुझे एक उम्मीद थी कि शायद कुछ बात बन सकती है। मगर बड़े अफ़सोस के साथ आज जिस तरह के जो हमारे दोनों तरफ से जो ये कहें कि अ, बयानात आ रहे हैं, उससे कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। बाकी ये है कि पंजाब के अंदर ख़ुसूसन जहाँ मैं गया था, लाहौर, इस्लामाबाद स्पेशली, वहाँ पर लोग बड़े पुरुम्मीद थे। ज़ाती लेवल पे मैंने जो पंजाब के अंदर चेंजेस देखे, वो बात और है कि हुकूमत इतनी पॉपुलर नहीं थी, लेकिन चीफ़ मिनिस्टर साहिबा का जो काम है, वो बेहद काबिल तारीफ़ है। वो अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही है, मैं लोगों को जो है आपस में जोड़ने की भी, और बहुत सारी जो उनकी डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं वो भी लॉन्च कर रही थी, तो काम होते हुए मुझे दिखाई दिया। 2018 में मैं जब गया था पाकिस्तान तो थोड़ी सी मायूसी थी। इस बार कम से कम ये चीज़, और ख़ास तौर से जो इंटेलेक्चुअल तबका है उसका भी यही कहना था कि चीफ मिनिस्टर साहिबा मरियम नवाज शरीफ बड़ा अच्छा काम कर रही हैं।
माइनॉरिटीज़ के हवाले से भी जो उनकी अप्रोच है उसको भी बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है हमारी तरफ भी। तो ये कुछ मेरे इनिशियल थॉट्स हैं जी। जी। अच्छा मैम, आप क्या कहेंगे, अभी जैसे डेलीगेशन एक हमारा गया हुआ है और उसकी क़यादत कर रहे हैं बिलावल ज़रदारी साहब, तो एक तो ये ज़हन में आता है कि जलील अब्बास जिलानी जैसे सीनियर डिप्लोमेट की मौजूदगी में बिलावल को ये ज़िम्मेदारी देना कितना मुनासिब फ़ैसला था। उन्होंने ये बयान दिया कि देरपा अमन की वाहिद ज़मानत मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल है। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि ही इज़ नॉट अ सफिशिएंटली सीरियस माइंडेड पर्सन, और इंडिया में लोग इनको काफ़ी हॉस्टिलिटी से देखते हैं क्योंकि इनके कुछ बयानात जो हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के ख़िलाफ़, वो वहाँ पे बहुत परेशान कुन रहे उनके लिए। और फिर 2016 में जब मोदी जी लाहौर आए थे तो उनके उसके बाद वो 2015 में आए थे, तो 2016 में AJK में इलेक्शन थे, तो वहाँ पे इन्होंने एक नारा भी लगाया था कि मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। तो शेख रशीद ने 2019 में जो मिनिस्टर थे उस वक्त, उन्होंने ये भी कहा था कि बिलावल इंडिया की ज़बान बोल रहा है और बिलावल का बयानिया मोदी का बयानिया है। तो इस हद तक जो है उनकी शख्सियत के हवाले से पोलराइजेशन है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंडिया में भी। तो ये आप कैसे समझते हैं इसको कि जो कुछ उन्होंने कहा? बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये कि आपने जो सवाल किया है उसके 2 या 3 हिस्से हैं। तो पहले हिस्से का मैं आपको जवाब दे दूं कि जी जलील अब्बास जिलानी साहब क्यों नहीं लीड कर रहे और भुट्टो साहब क्यों लीड कर रहे। जलील अब्बास जिलानी साहब जो हैं वो एक बेसिकली सीजन्ड डिप्लोमेट है, और उन्हें जब फॉरेन मिनिस्टर भी बनाया गया तो वो एक केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर थे। ही वाजंट रिप्रेजेंटिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, सो ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन। और इस तरह के डेलीगेशंस में बहुत लाजमी है कि पॉलिटिकल कमिटमेंट को शो करने के लिए आप एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड के इंसान को उस डेलीगेशन का हेड बनाए। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से इस वक्त बेहतर मेरी नज़र में कोई और नहीं हो सकता। वो ऑपोजिशन के ही इज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, और ही वॉज एन आउटस्टैंडिंग फॉरेन मिनिस्टर। और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है not only of Pak India issues but international issues पे उनकी जो understanding है, उनकी जो बात जिस तरह वो लॉजिकली करते हैं, बहुत कन्विंसिंग करते हैं और बहुत ज्यादा बेस्ड होती है। तो इसलिए नहीं हो सकता। यहाँ तक कि उन्हें इंडिया में नहीं पसंद किया जाता तो जयशंकर साहब को पाकिस्तान में भी नहीं पसंद किया जाता। जहां तक उनका कश्मीर का, उन्होंने ये आपका तीसरा पॉइंट था कि वो कश्मीर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, वो चाहे जलील अब्बास जिलानी हो, चाहे मैं हूं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, या वो सिटिंग फॉरेन मिनिस्टर हो, या बिलावल भुट्टो जरदारी हो, ये हमारा एक नेशनल इशू है। और ये न सिर्फ नेशनल इशू है, दिस इज एन इशू विच इज ऑन द एजेंडा ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल। अभी तक UN सिक्योरिटी काउंसिल ने इसे एजेंडे में से निकाला नहीं है, और UN की जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं वो अभी तक लाइन ऑफ कंट्रोल पे मौजूद हैं। तो इसका जब अगर वो कहते हैं ये कोर इशू है, तो पाकिस्तान की यही पोजीशन है कि ये हमारा कोर इशू है, और जब तक इसका मुनसिफाना हल नहीं निकलेगा ये इस खित्ते में अमन नहीं आएगा। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं कि जी पाकिस्तान खामोशी से ये एक्सेप्ट करके बैठ जाएगा कि जी इंडियन इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, उसका स्टेटस चेंज कर दिया जाए, जो कि इज अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, बिकॉज वो सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे पे मौजूद है, और जब तक प्लेबिसाइट नहीं हो जाता उसका स्टेटस चेंज करना इज टेंटमाउंट टू वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। दूसरी बात ये है कि वहाँ जिस तरह उनकी पॉपुलेशन की एथनिक रीअरेंजमेंट हो रही है, बिकॉज आपने उसका स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर दिया और अब वहाँ
सारे हिंदुस्तान से हिंदूज को लाके तो उन एक मुस्लिम मेजॉरिटी को ख़त्म करने का एक सिलसिला जारी है, तो पाकिस्तान तो उस पर खामोश नहीं रह सकता। इसी तरह इतने अरसे से, ये अब सिर्फ पाकिस्तान नहीं कह रहा, ये तो पूरी दुनिया कह रही है, ह्यूमन राइट्स के सारे इदारे कह रहे हैं कि जिस किस्म की बर्बरियत, जिस किस्म का टेररिज्म और जेनोसाइड वहाँ चल रहा है कश्मीर में, और अब तो पूरे हिंदुस्तान में आपने देखा है कि मुसलमानों के ऊपर जिस किस्म का तशद्दुद और बाकी माइनॉरिटीज़ के ऊपर हो रहा है, उसे तो कोई कंडोन नहीं कर सकता। तो जब उन्होंने कहा कि ये मोदी साहब जो है ये नेतन्याहू से इंस्पायर्ड हैं और उन्हीं की पॉलिसीज़ जो है जो गाज़ा में कर रहे हैं, पैलेस्टीनियंस के साथ कर रहे हैं, उनसे कंपेयर किया, तो देखें ये तो सब पाकिस्तानी कर रहे हैं। उन्होंने नहीं किया। आप पाकिस्तान के अखबार पढ़ें, आप पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स पढ़ें, आप पाकिस्तान के तज्जिए पढ़ें, और अब सारी दुनिया के आप वेस्टर्न और इंटरनेशनल मीडिया भी अगर आप पढ़ें गौर से, तो आपको बेतहाशा एग्जाम्पल्स मिलेंगे जहां लोग सेंसिबल यही कह रहे हैं कि मोदी साहब ने जो एक सेक्युलर नेचर ऑफ इंडिया थी, मल्टी एथनिक, मल्टी कल्चरल, जिस पे हिंदुस्तान को फख्र था, और जो हम भी कहते थे कि जी ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, हमें पाकिस्तानियों को इंडिया से कोई उस तरह दुश्मनी नहीं है कि जी वो तबाह हो जाए या वो इम्प्लोड हो जाए या ख़त्म हो जाए, या पाकिस्तान के नौजवान वो या रोटी खाएं या हमारी गोली खाएं। हम तो ये नहीं कहते, ये तो मोदी साहब कहते हैं बातें। और इससे पहले भी देखिए जो और इंडियन डिस्पेंसेशंस थी, उन्होंने इस तरह की बात तो नहीं की, जबकि बीजेपी के जो अपने पहले लीडर थे वाजपेयी साहब, उनकी बेतहाशा पाकिस्तान में इज्जत भी है। अभी तक लोग कहते हैं कि ही वॉज अ स्टेट्समैन। उन्होंने अपने जो पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल और जो आइडियोलॉजिकल उनकी मूविंग्स थी, उनसे बढ़ के उन्होंने खित्ते की पीस के लिए और उन्होंने कदम बढ़ाया। वो न सिर्फ पैदल चल के वाघा से पाकिस्तान आए, बल्कि उन्होंने मीनारे पाकिस्तान पे खड़े होके पाकिस्तान को रिकग्नाइज भी किया और अपोलोजाइज भी किया। तो देखिए ये स्टेट्समैनशिप होती है। आई टोटली एग्री विद अरविंद कि ये जो खित्ता है इसमें अभी बहुत गुर्बत है और अभी आगे बहुत चैलेंजेस हैं। अभी टेररिज्म का कॉमन चैलेंज है, उसके बाद क्लाइमेट चेंज का इतना बड़ा चैलेंज है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें, मैं अगले दिन पढ़ रही थी, वेस्टर्न कंट्रीज के स्टैटिस्टिक्स हैं, ये मेरे किए हुए नहीं हैं। बहुत बड़ी पोस्ट एक आई थी कि देखिए सबसे ज्यादा जो गुर्बत की लकीर से लोग इस वक्त नीचे हैं, वो बिकॉज दे हैव सच अ वास्ट माशाल्लाह पॉपुलेशन। अब तो चीन से भी हिंदुस्तान की पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो वो इंडिया में है। सबसे ज्यादा बेगर्स इंडिया में है, सबसे ज्यादा होमलेस इंडिया में है, सबसे ज्यादा विदाउट रनिंग वाटर एंड टॉयलेट लोग इंडिया में हैं, सबसे ज्यादा जो औरतें हैरेस्ड हैं वो इंडिया में है। खुद अमेरिका ने कहा है कि औरतें ना जाएं क्योंकि दे आर नॉट सेफ। अभी ब्रिटिश मॉडल वहां इस बात पे प्रोटेस्ट करके गई कि शी वाज डिसरिस्पेक्टेड एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग डेल्ट विद एज so they're looking at her as a prostitute, so she felt very unsafe. तो ये सारी चीजें उस वक्त ठीक होंगी जबकि इकोनॉमी ठीक होगी, और इकोनॉमी उस वक्त ठीक होगी जब आपके पॉलिटिकल हालात ठीक होंगे। और पॉलिटिकल हालात जिस किस्म का इंडियन मीडिया इगोइज्म दिखा रहा है, जिस कदर हेट्रेड और जिस कदर की नफरत अंगेज सियासत मोदी साहब कर रहे हैं, ना सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि हमारे खिलाफ भी, तो देखिए वो तो रिफ्लेक्ट होगी और वो हर प्लेटफॉर्म पे रिफ्लेक्ट होगी। वो चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी कहे या वो जलीबाज जिलानी कहे या मैं, उसी हकीकत तो चेंज नहीं हो सकती। These are the realities which आप कहते हैं उधर से खड़े होके मोदी साहब के जी हम पाकिस्तान के लोगों को, मेरी जुमला खत्म करने दीजिए, कि पाकिस्तान के लोगों को हम पानी के एक एक कतरे से तरसा देंगे। What do they mean by that?
दिस इज जेनोसाइड, दिस इज जेनोसाइड की धमकी दे रहे हैं। ये मिलियंस ऑफ लोगों को पानी से तरसा के मारने की धमकी दे रहे हैं। वो इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी की बात कर रहे हैं। वो ना सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी की वायलेशन कर रहे हैं, वो हेलसिंकी अकॉर्ड्स जो वाटर पे हैं उनकी भी वायलेशन कर रहे हैं। इसीलिए आपने देखा कि चीन ने उन्हें याद दिलाया कि अपर राइपेरियन, मिडिल राइपेरियन और लोअर राइपेरियन स्टेट्स के क्या हकूक होते हैं, और ये इंडिया न भूले कि वो भी मिडिल राइपेरियन स्टेट हैं। सो दे शुड नॉट डू थिंग्स व्हिच दे डोंट वांट टू बी डन अनटू देम। तो इसलिए देखिए, people like Arvind and people like me and a lot of other people who are peace loving, we are saying जी बिल्कुल टेबल पे आप आके बात करनी चाहिए। और अरविंद साहब एक बात कही थी जिसका मैं जवाब देना चाहूंगी कि देखिए, जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि जी डायलॉग होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। आप वर्ल्ड वॉर्स ले ले, आप जितनी मर्जी वॉर्स ले ले, एंड ऑफ द डे यूक्रेन रशिया वॉर ले ले, आपको बैठना पड़ेगा टेबल पे मामलात को हल करने के लिए। हमने 2019 में आके ये फैसला लिया कि अब हम बात करने का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि हम कह के थक गए हैं और दूसरी तरफ से बिल्कुल किसी किस्म का रिस्पांस नहीं है। अब हम उस वक्त बात करेंगे जब इंडिया खुद कहेगा कि बात करें। सो हमने नेगोशिएशंस को नहीं किया। इस कॉन्फ्लिक्ट में भी हमने पहले कहा, look, we want peace, we are peace loving, we do not want this conflict to extend। इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है पहलगाम में। आप बायलैटरल इंक्वायरी करा लें, मल्टीलैटरल करा लें, थर्ड पार्टी करा लें, आप जिसको मर्जी बुला के करा लें, हम वी आर ओपन टू एवरीथिंग। लेकिन एक अजीब जंग का हिजान तारी हो गया पूरे हिंदुस्तान पे, मीडिया के थ्रू, पॉलिटिशियंस के थ्रू, लेड बाय मिस्टर मोदी। तो फिर आप और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? We know how to defend our country and we've shown you how we can defend our country. But do we want to do that again? I don't think so. We should go towards peace. जी, अच्छा मैम, आपने जो कुछ पॉइंट्स उठाए तो एक दो को मैं एड्रेस करना चाह रहा हूँ। एक तो जो आपने कहा कि इंडिया में और कश्मीर में जेनोसाइड हो रहा है, तो ये जो हमारी कंप्लेंट है वो काफ़ी पुरानी है, उस वक्त की है जिस इंडिया को आप अप्रिशिएट कर रही हैं कि वो सेकुलर था, वो अच्छा इंडिया था। भुट्टो साहब ने 1968 में कहा था कि अ कैंपेन ऑफ एक्सटर्मिनेशन इज गोइंग ऑन अगेंस्ट द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, और उस एक्सटर्मिनेशन का नतीजा आप देखिए कि देवर 9.5% एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, जब पार्टीशन के बाद जो सेटल हुई आबादी, और आज वो 15% हैं। तो दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज काइंड ऑफ जेनोसाइड के जिसमें आबादी इतने परसेंटेज बढ़ गई। और दूसरा मैम, आपने जो बात की कि वाजपेयी साहब अच्छे आदमी थे, वो आए और मीनार पाकिस्तान भी गए, और फिर मीनार पाकिस्तान को धोया गया अगले दिन कि ये नापाक हो गया है। और इंडिया में किसी से आप बात करें, वो कहेंगे यार वाजपेयी तो अच्छे आदमी थे ना, आपने उनको क्या तोहफा दिया। इवन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को मानना पड़ा कि जी उनकी बात सही है, हमने उनकी पीठ में छुरा घोंपा, बैक स्टैबिंग की हमने। और मैंने यहाँ खुद कहा है, मैं अब ये गिला किससे करूं पाकिस्तान के अंदर। और गुर्बत की आपने बात की और टॉयलेट्स की बात की। मैंने पिछले दिनों चैट जीपीटी पे ये लिखा कि इंडिया में कितने परसेंट लोग हैं जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का शिकार हैं और पाकिस्तान में उनकी परसेंटेज क्या है। पाकिस्तान में वो 38% थी और इंडिया में 16% थी। तो आप क्या कहेंगे अरविंद? जी, मैं यही कहूँगा कि आपने मुझसे सवाल पूछा कि अरविंद आपके क्या तासुरात हैं, पाकिस्तान अभी आप होकर आए। तो जो बात मैंने की थी, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं उसके आगे भी कुछ कहूँ, लेकिन सवाल आपका बड़ा ही क्लोज्ड एंडेड था, तो मैं सवाल का वही जवाब दे सकता था जो आपने पूछा था। एम्बेसडर साहिबा है नहीं, आ जाएं वो जरा। जी अरविंद, जैसा कि आपने अभी देखा कि एम्बेसडर नगमाना हाशमी साहिबा जो हैं वो प्रोग्राम छोड़कर चली गई। मैंने भी उनको कॉल करने की कोशिश की, आपने भी की। तो उसके बाद फिर उनका ईमेल आया एक, जिसमें वो लिखती हैं, माई फॉल्ट, आई शुड हैव डन माई रिसर्च ऑन यू, यू आर बायस्ड एंड टोटली एंटी पाकिस्तान, दिस इज नॉट एन इंटेलेक्चुअल डिस्कशन, दिस स्पूइंग हेट्रेड एंड पॉपुलिज्म।
इज मिसिंग है यहाँ पे। तो बात यह है कि कौन सा इंसान है दुनिया में जो बायस नहीं है? एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड इज बायस टू वेरियंग डिग्रीज। तो क्या एम्बेसडर साहबा बायस नहीं है? और ये जो इल्जाम है कि जी एंटी पाकिस्तान, ये भी बड़ा अजीब इल्जाम है। और पाकिस्तान में तो इतने लोगों पे ये लग चुका है एंटी पाकिस्तान और गद्दार का। पाकिस्तान हैज बिकम एक्चुअली द लार्जेस्ट ट्रेटर प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान का शायद ही कोई सियासतदान या इंटेलेक्चुअल हो जिस पे ये इल्जाम नहीं लगा। इवन जिन्ना साहब पे भी ये इल्जाम लगा था और चौधरी रहमत अली ने कहा था कि ही इज क्विजलिंग आजम नॉट कायदे आजम। सोहरवर्दी को देख लें, भुट्टो को देख लें, अयूब को देख लें। एम्बेसडर साहिबा जो हैं, अगर ये मेरे कुछ सवालात का जवाब देने के बजाय इस तरह के इल्जामात लगाएंगी तो क्या इंटरनेशनल मीडिया को ये फेस कर सकती हैं? तो आप अरविंद कैसे देखते हैं इनके इस रवैये को, और जो पॉइंट्स उन्होंने उठाए थे उनका कैसे जवाब देंगे आप? जी, बड़े ही अफसोस की बात है चौधरी साहब कि एम्बेसडर साहिबा ये प्रोग्राम बीच में ही छोड़कर चली गई हैं। आपने प्रोग्राम मुझसे शुरू किया और सवाल पूछा कि अरविंद, आप अभी हाल ही में पाकिस्तान से होकर आए हैं, तो आपके क्या आपके एक्सपीरियंसेस रहे? तो मैंने बड़ी ही ईमानदारी से जो भी मेरी पॉजिटिव कन्वर्सेशंस हुई थी, लोगों ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए अपने ख्यालात का इजहार किया। मैंने उसका एज इट इज़ यहाँ पे आप सबके सामने अपनी बात रखी, इस उम्मीद के साथ में कि आज की ये जो हमारी गुफ्तगू है, ये भी शायद किसी पॉजिटिव नोट के ऊपर ही ख़त्म होगी। मगर बड़े ही अफसोस के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि एम्बेसडर साहिबा ये प्रोग्राम में बीच में छोड़ के चली गई। आपने उनसे एक सवाल पूछा था बिलावल भुट्टो जरदारी के मुतालिक, बेहतर होता कि मेरी तरह जो उनसे सवाल पूछा गया था वो सिर्फ उसी सवाल का जवाब देती। तो उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए हिंदुस्तान के ऊपर। मैं चाहता तो बीच में इंटरप्ट करके उनके कुछ सवालों का जवाब दे सकता था। मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल था उनकी बहुत सारी बातें सुनना और प्रोसेस करना, क्योंकि वो जितने अपने मुल्क से मोहब्बत करती हैं, मैं भी हिंदुस्तान में पला बड़ा हूँ, हिंदुस्तानी हूँ। दुनिया में जहाँ कहीं भी जाऊँगा मुझे देख के कोई यही कहेगा कोई हिंदुस्तानी देखो सड़क पे जा रहा है, तो मैं भी इंडियन जो है हमारी जो स्टेट है उसकी जो पॉलिसीज़ हैं, कहीं कोई कमी होगी तो आई विल एक्सेप्ट इट। लेकिन ऐसे इल्ज़ाम लगाना जिनके जो है बिल्कुल ही कोई बुनियाद ही ना हो, ये तो सरासर वो ज़्यादती कर गई हैं हमारे साथ। तो मैंने जब जवाब देना शुरू किया तो वो प्रोग्राम ही छोड़कर चली गई हैं। बड़ा मुझे अब दुख हो रहा है जी। अच्छा होता अगर वो आती, अगर वो किसी रोज़ फिर से आती हैं, मुझे बेहद खुशी होगी। मैं उनके हर सवाल का जवाब दूँगा और बड़े ही सब्र और तहम्मुल प्यार से दूँगा। वो ना सिर्फ एक मुझसे उम्र में बड़ी हैं, बल्कि उनका ज़िंदगी का जो तजुर्बा है वो भी बहुत बड़ा है। मुझसे ज़्यादा वसी उन्होंने दुनिया देखी है। तो मैं ये चाहूँगा कि उनसे फिर कभी बात हो। बहरहाल उन्होंने जो हिंदुस्तान के हवाले से बात की, मैं एक-एक करके उनके सवालों के जवाब देना चाहूँगा। एक तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को लेके उन्होंने कहा जी कि इनसे अच्छा मुल्क का कोई एम्बेसडर हो ही नहीं सकता था। तो जो लोग फ़ॉरेन मिनिस्टर होते हैं, उन्हें ये ज़बान हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए कि जी प्राइम मिनिस्टर मोदी तो बेंजामिन नेतन्याहू का टेमू वर्जन है। वेल, मैं एम्बेसडर साहिबा को कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हिंदुस्तान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। उनको हिंदुस्तान के आवाम ने वोट दे के प्राइम मिनिस्टर बनाया है। अनलाइक पाकिस्तान जहां पे ज्यादातर प्राइम मिनिस्टर सेलेक्टेड होते हैं, नीडलेस टू से कि उनको सेलेक्ट कौन करता है टू स्टार्ट विद। उसके बाद मैं एम्बेसडर साहिबा को ये भी कहूंगा कि वो बार बार ये जो कश्मीर के मुतालिक हिंदुस्तान को ब्लैकमेल करने की उनकी पॉलिसी है कि या तो आप डायलॉग करें हमारे साथ या फिर जो है यहाँ पे आप तैयार रहें दहशतगर्दी के लिए, क्योंकि इनडायरेक्टली यही कहना है कि जब तक मसला कश्मीर का कोई हल नहीं हो जाता तब तक पीस नहीं आ सकती। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? क्या पाकिस्तान कोई जंग करना चाह रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ? तो अगर आप जंग नहीं कर रहे हैं तो फिर आप क्या प्रॉक्सी वॉर करना चाह रहे हैं? दैट सीम्स टू बी द केस बिकॉज दैट इज प्रिसाइजली व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम द लास्ट 35-40 years।
पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर ही लड़ रहा है जब उससे ये रियलाइज हो गया कि हम कश्मीर को जंग के जरिए नहीं ले सकते, तो दहशतगर्दों की एक फौज हिंदुस्तान के ऊपर जो है भेजी गई है सिंस 1990 ऑनवर्ड्स, या अब ये कहें लेट 80s ऑनवर्ड्स। उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर ये भी इल्जाम लगाया कि जम्मू कश्मीर के अंदर हम वहां के जो डेमोग्राफिक्स हैं उनको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किए हुए ऑलमोस्ट 6 इयर्स होने को हैं। अभी तक ऐसा कोई इल्जाम जम्मू कश्मीर की किसी भी सियासी पार्टी ने नहीं लगाया है, इंक्लूडिंग पीडीपी एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस। इस वक्त जो हुकूमत है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, ना कि बीजेपी की। नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया है जम्मू कश्मीर के अवाम ने, ना कि कोई हमने बाहर से कोई वोटर ला के बिठाए हैं, उन्होंने जो है उनको चीफ मिनिस्टर बनाया है उमर अब्दुल्ला साहब को। इनके इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है। बेहतर होता ये कहती कि जी एक डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश तो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने की है और बड़ा कामयाब भी रहा उसमें। जब लेट 80s और अर्ली 90s में कश्मीर के जो सन ऑफ द सॉइल कश्मीरी पंडित्स जो वहां पे हजारों सालों से आबाद थे, जब उनको कश्मीर से मार के भगाया गया, कितना कन्वीनियंटली पाकिस्तान के लोग इस बात को भूल जाते हैं कि कश्मीर में जो पाकिस्तान ने जिहाद किया, दहशतगर्द भेजे, उन्हीं के ही चलते वहां से कश्मीरी पंडितों को निकाला गया। आप चाहें तो इसके ऊपर बेशुमार डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं, इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है और ऐसे लोग हैं जिन्होंने टेस्टमनी दी है कि वहां पे क्या कुछ हुआ था। फिर इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के जो मुस्लिम्स हैं उनके हालात के ऊपर, सॉरी टू से, पाकिस्तान जब ये बात करता है इंडिया के मुस्लिम्स के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें रियलिटी का पता ही नहीं है। हिंदुस्तानी मुसलमान हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ, ईसाइयों के साथ शाना बशाना रहते हैं। हमारे मजहबी मकामात, हमारे मोहल्ले, वो बिल्कुल यूं गुत्थम गुत्था है साहब, हम बिल्कुल एक दूसरे के साथ रहते हैं। आप ही के अखबार डॉन की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक 5,000 हिंदू हर साल पाकिस्तान छोड़ के इंडिया जा रहे हैं। मैं एम्बेसडर साहिबा से ये बात पूछना चाहूंगा, अगर वो ये प्रोग्राम देख रही हैं तो एम्बेसडर साहिबा आप प्लीज कोई फिगर्स प्रोवाइड करें, यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर ही करें, जिसके अंदर हमें भी ये पता चले कि कितने लोग हैं इंडिया के अंदर ऐसे मुस्लिम्स जो कि इंडियन टेरिटरी को छोड़ के पाकिस्तान आना चाह रहे हैं या जिन्होंने पाकिस्तान के वीजे के लिए अप्लाई किया है। सॉरी टू से एम्बेसडर साहिबा, हिंदुस्तान का मुसलमान जो है, हाँ उसे कुछ शिकवे शिकायत हो सकते हैं हमारी हुकूमत से, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। हर सोसाइटी के अंदर कहीं ना कहीं पे जो है फॉल्ट लाइंस होती हैं, हमारे यहां पर भी हैं, मैं इसको एक्नॉलेज करता हूं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप ही के इंटरव्यू में चौधरी साहब, हमारे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए थे शाहिद सिद्दीकी साहब, उन्होंने कहा था कि अनफॉर्चुनेटली मुझे ये बात माननी पड़ेगी कि हिंदुस्तान में जितने भी कम्युनल क्लैशेस हुए हैं, राइट्स हुए हैं, उसमें मुसलमानों ने इनिशिएट किए हैं ज्यादातर उनमें से। तो हिंदुस्तान का मुसलमान उस तरह से डरा हुआ नहीं है जैसा कि पाकिस्तान का हिंदू या पाकिस्तान की माइनॉरिटीज हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत आला पोजीशंस पे सर्व कर चुका है, अनलाइक पाकिस्तान जहां पे आप तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। एक तो ये है कि एक डिस्क्रिमिनेशन वो है कि जो गवर्नमेंट किसी के साथ करे, लेकिन गवर्नमेंट्स तो आती जाती रहती हैं। कल को कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर आएगा हु जस्ट नीड्स टू इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन इन लेटर एंड स्पिरिट। आपका ये शिकवा जो है फिर कहां स्टैंड करेगा? लेकिन आपके मुल्क में तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन है, नॉन मुस्लिम बन ही नहीं सकते हैं मुल्क के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट। व्हाट अबाउट दिस? क्या ये ज्यादा बड़ा एक इल्जाम नहीं? हिंदुस्तान ने कम से कम ये तो नहीं किया। फिर वो एक होता है कि
मेरे ख्याल से हमें नीचा दिखाने के लिए ये कह रही थी कि हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में गरीब लोग रहते हैं, लोगों के पास सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं है। वो बहुत आगे चली गई। एक तो आपका अगर इरादा सिर्फ ये हो मुझे बताने का कि जी आपके यहाँ ये प्रॉब्लम्स हैं, सो आई विल एक्सेप्ट इट। अगर उनका ये मकसद था तो मैं ये भी मानने के लिए तैयार हूं, बिल्कुल है। हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी आबादी है जो गरीब है। सैनिटेशन के भी मसले मसाइल हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन ये इश्यूज तो पाकिस्तान के अंदर भी हैं। उन्होंने जो तस्वीर पेंट की उसके मुताबिक तो लग रहा था कि पाकिस्तान कोई फर्स्ट वर्ल्ड डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया कोई एक बहुत ही ज्यादा गरीब मुल्क है जिसके ऊपर इस तरह से बात करनी बड़ी बड़ी जरूरी थी उनके लिए कि जी पता नहीं क्या ही है वहां पे। ऐसा है नहीं। मेरी अगर आपसे एक रिक्वेस्ट है चौधरी साहब, अगर आप ये वीडियो जरूर लगाएं, एम्बेसडर साहिबा को भी दिखाएं कि आपके मुल्क के एक साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब से ये जो टॉयलेट्स को लेके एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया। मैं यहाँ पे ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ। हम यूरोप जाते हैं, हम इंग्लैंड जाते हैं, वहाँ देखते हैं सफाई, उनकी कोई गंदगी नहीं। स्विट्ज़रलैंड में जाएं कोई नज़र ही नहीं आती गंदगी। और हम अब पाकिस्तान में जब फिरते हैं तो ये अभी अमीन असलम ने आपके सामने स्टेटिस्टिक्स रखी कि सिर्फ 42% पाकिस्तानियों के पास टॉयलेट फैसिलिटीज हैं और उतने ही पाकिस्तानी हैं जिनके पास सैनिटेशन है। और फिर ये भी दिखाया कि हिंदुस्तान पिछले 4 साल में वो इस चीज के ऊपर काबू पा रहा है। हमारे से आगे निकल के हमारे हालात थे उनके भी, तो यानी कि ये सब डूएबल है। इमरान खान साहब की इस एडमिशन को वो किस तरह से देखती हैं, आई वुड लव टू नो दैट। क्योंकि इनका तो ये कहना है खान साहब का कि हमारे जैसे ही हालात थे लेकिन वो हमसे आगे चले गए हैं। दैट मीन्स कि आपके यहाँ पे सैनिटेशन की जो प्रॉब्लम है वो इंडिया से भी खराब है। आपके 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। मुल्क की बहुत बड़ी आबादी इस वक्त जो है वो स्कूल ही नहीं जा रही है। तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब एम्बेसडर साहिबा अगर सामने बैठी होती तो मैं उनको देता, उनसे भी कुछ पूछता। और जब ये इल्जाम तराशी का सिलसिला अगर हमारे दरमियान खत्म हो जाता तो फिर मैं बात को वहां से शुरू करता जहां से मैंने अपने इनिशियल रिमार्क्स में कहा था कि जी इट्स अबाउट टाइम कि हम थोड़ा सा सीरियस होके और आगे सोचें। जम्मू कश्मीर के ऊपर आपने जंगें करके देख ली हैं, यू ट्राइड एवरीथिंग बट सो फार आपने 1 इंच भी हासिल नहीं किया है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा एम्बेसडर साहिबा, जम्मू कश्मीर के साथ पाकिस्तान की जो ऑब्सेशन है उसके चलते पाकिस्तान के जो हालात हैं, खास तौर पे सियासी और मुआशी हालात, वो बद से बदतर होते चले गए हैं पिछले 40 साल में। एक जमाना था जब हमारी कहीं ना कहीं पे इंटरनेशनल फोरम्स पे लोग हमें इक्वेट करते थे इंडिया और पाकिस्तान को। एक जमाना वो भी था जब आपकी मईशत हिंदुस्तान से कहीं बेहतर थी, क्योंकि वो एक इन्फ्लेटेड ग्रोथ थी। आपके यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बनाने के बजाय बाहर से डॉलर्स आए और आपने उसी के ऊपर जो है अपनी इकोनॉमी को बनाया और आगे आपने जो भी तरक्की की। लेकिन जो पैसे देता है वो फिर वसूल भी करता है। 2 दहाइयों तक आपको अच्छे से खिलाया गया और उसके बाद फिर आपको जिहाद के काम पर भी लगाया गया। आप ही के बिलावल भुट्टो ने ये कहा कि हमारा तो एक माजी है टेररिज्म को लेके। यस, वी हैव अ पास्ट व्हेन इट कम्स टू टेररिज्म। इनकी अपनी मदर बेनजीर भुट्टो साहिबा को भी दहशतगर्दों ने ही मारा था। ये भी अच्छा होता कि अगर ये बताती कि टेररिज्म इतना बड़ा इशू बन गया है पाकिस्तान में कि आपके 4 में से 2 सूबे इस वक्त प्रैक्टिकली हालत जंग में हैं। और आप जो तस्वीर पेंट कर रही हैं सामने वाले को बिठा के, एक तो अगर मैंने कोई इस तरह की तल्ख बात की होती अपने इनिशियल रिमार्क्स में तब तो चलें, आप कह सकती हैं जी कि सामने वाला बंदा जो है वो हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, फिर मैं कैसे चुप रहती। मैंने भी जवाब दिया, मैंने तो बड़ी मुस्बत बात की है। मैंने तो पाकिस्तान की तारीफ ही की थी, वो भी इस दौर में
कि जब हमारे ताल्लुकात इतने ज्यादा खराब हैं कि हम एक दूसरे को फूटी आंख भी नहीं सुहाते, हमारे हुक्मरान एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं करते। सॉरी टू से, बिलावल भुट्टो साहब जब तक हिंदुस्तान के वजीर आजम को इस तरह से अगर उनकी नेम कॉलिंग करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल हिंदुस्तान के अंदर आने वाले 10-15 सालों में भी आपको कोई ऐसा शख्स मिलेगा जो ये कहे कि हाँ भाई हम बैठना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। ये कौन सा तरीका है किसी भी मुल्क के साथ में मुज़ाकरात को, डायलॉग को प्रमोट करने का या उससे रिक्वेस्ट करने का कि आए हमारे साथ बैठें, और उसके साथ साथ आप ये भी कहते हैं कि हम जी मोदी साहब जब तक हैं तब तक कोई बात नहीं हो सकती है, और उनको इस तरह से डिमीन करना ये इंसल्ट है इंडिया के लोगों की। जब आप हमारे एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से आप उनको इन नामों से बुलाते हैं, इट इज सो डिसरिस्पेक्टिंग कि वो बस अब इस पे कोई क्या ही कोई कह सकता है। तो ये तो फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, इनको तो डिप्लोमेसी की ABC सिखाई जाती होगी कि आप मुल्क के बाहर जा रहे हैं तो कैसे आपने रिप्रेजेंट करना है। मैं ये भी कहता चलूं कि इन्होंने बात की कि हमारा हिंदुस्तान अगर पानी रोकेगा, तो उन्होंने चीन की मिसाल भी दी। तो मैं इनसे ये कहूंगा कि अभी तक तो ट्रीटी को ही अबेयंस में डाला है, उसको कैंसिल नहीं किया है। इसका ये मतलब है कि आपका पानी अभी तक रोका नहीं है, लेकिन आपको भी ये समझना होगा कि हिंदुस्तान के लोग क्या चाहते हैं। उनके सिर्फ 2 ही मुतालबात हैं कि टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। ये नहीं हो सकता कि आप हमारे यहाँ पे दहशतगर्दी करते रहें और हमसे ये तवक्को रखें कि हम आपके साथ बैठ के कोई मुज़ाकरात करेंगे। ऐसा नहीं होगा। माजी में यही तो होता आया था कि आप दहशतगर्दी करते थे और उस वक्त की जो हुकूमतें थीं वो फिर भी आपके साथ डायलॉग में जाती थीं। ये आज के हिंदुस्तान की रियलिटी है, और आपके प्रोग्राम में आपने मुझे बुलाया है तो ये मेरा फर्ज बनता है चौधरी साहब कि मैं पाकिस्तान के अवाम को ये बात बताऊं कि आज हिंदुस्तान के अंदर बिल्कुल भी एपेटाइट नहीं है टेररिज्म को लेके, और टेररिज्म के चलते अगर कोई हमें टॉक्स के लिए मजबूर करने की कोशिश करेगा तो वो भी नहीं होने वाला। हिंदुस्तान को इतना कमजोर मुल्क भी नहीं है जिसको आप बाय फोर्स दहशतगर्दी करके और आप मजबूर कर सकें कि आओ हमारे साथ बैठ के बात करो। बिलावल भुट्टो जरदारी से सवाल पूछा गया न्यूयॉर्क में, जो कि मैं समझता हूं आपको भी दिखाना चाहिए अपने इस प्लेटफॉर्म पे। एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि 2019 में जब आप आए, जब हिंदुस्तान ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, आप दुनिया भर में गए, लेकिन आपके बयानिए को कहीं पर भी तस्लीम नहीं किया गया। अब 2025 में आप फिर से आए हैं, और क्या इस बात की गारंटी है कि इस बार आपके बयानिए को कोई पजीराई मिलेगी? तो बिलावल भुट्टो साहब ने इसका बड़ा गोलमोल जवाब दिया, लेकिन जो सबसे अजीब उन्होंने बात की कि जी 2019 के बाद तो हम हिंदुस्तान के साथ में बैठना ही नहीं चाहते थे बात करने के लिए। अब हम जो हैं हम बैठना चाहते हैं उनके साथ बात करने के लिए। तो फिर मैं ये पूछूंगा कि व्हाट हैज चेंज्ड सिंस 2019? आपका कश्मीर पे स्टांस वही का वही है। अगर आज आप किसी गुफ्तगू में जाते हैं तो आपको नहीं लगता कि बकौल आपके जो आपने प्रोमिसेस किए थे कश्मीर के आवाम से कि हम इनसे बात नहीं करेंगे और पता नहीं क्या कुछ करेंगे, वोंट दे फील बिट्रेड कि आपने तो जी कहा था, हमें लारा दिया 6 साल तक कि हम तो बात नहीं करेंगे, आज आप बात करना चाह रहे हैं और हर मौजू पे बात करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान जरा ये भी देख ले दुनिया भर के अंदर टेरर रिलेटेड जो इंसिडेंट्स हैं उसमें वो कहां खड़ा है आज, और क्यों खड़ा है। ये पॉलिसी मोदी साहब ने नहीं दी थी गुड तालिबान और बैड तालिबान की, ये आपकी अपनी हुकूमत की पॉलिसी थी और 2 दहाइयों तक आपकी ये पॉलिसी रही। अब जब अफगान तालिबान आपको अच्छे नहीं लग रहे तो आप कह रहे हैं कि नहीं जी दोनों ही एक हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। 3-4 साल पहले तो बहुत पसंद थे आपको वो। तो ये बातें जो एम्बेसडर साहिबा करके गई हैं, मैं इस पर अफसोस ही कर सकता हूं। बहुत अच्छा होता कि वो बैठती
और हम एक एक करके हर एक इशू को अच्छे से एक्सप्लोर करते। हो सकता है हमारे दरमियान कोई डिसएग्रीमेंट्स भी होते, लेकिन कब तक हम एक दूसरे के साथ ना इत्तेफाकी का इजहार करते। एक वक्त ऐसा भी आता चौधरी साहब जब हम कहते कि कम से कम मैं अपने बारे में कह सकता हूं, मैं उनसे ये कहता कि एम्बेसडर साहिबा बहुत हो गई है तलखियां, आए बैठ के कोई मुस्बत पैगाम देते हैं इस प्लेटफॉर्म से। मैं उन्हें आज भी यही बात कहूंगा कि आप दोबारा आए, मैं आपसे इसी शाइस्तगी में धीमे लहजे में ये बात करूंगा और आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा। मैं पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको बड़े अच्छे से समझता हूं, लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूं कि उस पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत बड़े बड़े फ्लॉज हैं। बहरहाल आखिर में मैं एक ही सवाल छोड़े जाना चाहता हूं और वो ये है कि वाजपेयी साहब तो बड़े अच्छे लगते हैं इनको, इन्हें हमारा सेकुलरिज्म भी बड़ा पसंद है, तो एक ही सांस में फिर ये भी कह दिया करें कि हमने वाजपेयी साहब के साथ जो किया वो भी गलत था। और अगर सेकुलरिज्म इतना ही अच्छा है एज एन आइडिया, तो भाई आप क्यों नहीं अपना लेते हैं? आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान सेकुलर रहे और हम इस्लामिस्ट बन के रहें। जानते हैं इसे क्या कहा जाता है? ये सीधी सीधी मुनाफकत है। लोगों को ये चाहिए कि आप अपने अंदर से जितने ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस को आप निकाल सकें उन्हें निकालना चाहिए। कम से कम मैं यही बात जो है अपने बारे में कह सकता हूं कि जहां पे मुझे अपने मुल्क की कोई कॉन्ट्रडिक्शन नजर आएगी तो रेस्ट अश्योर्ड आई विल एक्सेप्ट इट होल हार्टेडली विदाउट इवन अ सिंगल कंप्लेन। मैं ये एक्सेप्ट करूंगा कि हाँ हम में कुछ कोताहियां हैं, हम उसको दुरुस्त करेंगे। वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो एंड लेट मी अश्योर यू चौधरी साहब, वी हैव कम अ लॉन्ग वे सिंस द पार्टीशन, सिंस द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया वी हैव कम अ लॉन्ग वे। हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी में रैंक्स लेकर आते हैं, वो दुनिया के अंदर जहां कहीं भी जाते हैं उनको इज्जत की नजर से देखा जाता है। पाकिस्तान का वाहिद एक्सपोर्ट क्या है दुनिया को? सबको पता है, इट इज नथिंग बट टेररिज्म सो फार। ग्लोबल टेरर इंडेक्स को उठा के देखें तो आप कहां खड़े हैं आपको काफी हद तक अंदाजा होगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 सैंक्शंस कमिटी ऑन अल कायदा एंड दाइश को उठा के देखें, आपके यहां से 150 के करीब इंडिविजुअल्स और एंटिटीज बैंड हैं। हिंदुस्तान के ऊपर इल्जाम लगाना बेहद आसान है। अपने घर में थोड़ा सा देख लें, जायजा लें कि आप कहां खड़े हैं इस वक्त दुनिया में। आपका पासपोर्ट इराक, अफगानिस्तान, सोमालिया के साथ है। वेल गेस व्हाट, सोमालिया की रैंकिंग आपसे बेहतर है वैसे। ये आपको अगर नहीं पता तो आप जरा हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स उठा के देखें, वो एक पायदान आपसे ऊपर हैं। तो कुछ ना कुछ तो आपने गलत किया होगा, आपकी रियासत ने गलत किया होगा, जिसके चलते आज आप दुनिया के सबसे जो बदतरीन किस्म के जो पासपोर्ट्स हैं उनमें आपकी काउंटिंग होती है। इसके आगे भी बहुत कुछ कह सकता हूं, मगर आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है चौधरी साहब। अरविंद, आपसे ज्यादा जो है उनका टारगेट मैं हूं। वो उन्होंने मुझे एंटी पाकिस्तान डिक्लेयर कर दिया है इस वजह से कि मैंने कुछ टफ क्वेश्चंस उनसे पूछ लिए। तो वो शायद आदी हैं पीटीवी के सॉफ्टली सॉफ्टली क्वेश्चंस की। तो भाई अगर टफ क्वेश्चन पूछने से बंदा एंटी स्टेट हो जाता है तो फिर इंडिया में बेशुमार लोग हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं जो टफ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो वो भी सारे एंटी इंडियन हैं क्या? मसलन राजदीप सरदेसाई हैं, करण थापर हैं, रविश कुमार हैं, अरुंधति रॉय तो बड़े अरसे से ये काम कर रही हैं एंड शी इज द मोस्ट एडमायर्ड इंडियन इन पाकिस्तान। तो अगर वो एंटी इंडियन बात करती हैं तो आप एडमायर करते हो उसको। भाई फिर एक ही पैमाना रखो ना कि जो भी अपने मुल्क के खिलाफ बात करे, उस पर क्रिटिसिज्म करे, वो ट्रेटर है जी। तो फिर अरुंधति रॉय भी ट्रेटर है। फिर नोम चॉम्स्की को आप इतना एडमायर करते हो। ही इज प्रोबेबली द मोस्ट एडमायर्ड अमेरिकन इन पाकिस्तान। वो आए भी थे तो बड़े लोग, हजारों की तादाद में लोग उनकी बातें सुनने के लिए गए थे। तो वो तो कहते हैं कि अमेरिका इज अ रोग स्टेट, इससे बड़ी क्रिटिसिज्म क्या होगी अमेरिका के ऊपर, और उसको हम एडमायर करते हैं। पाकिस्तान में अगर कोई जरा सा कोई क्वेश्चन कर दे तो उस पर हम फतवा जड़ देते हैं। और एम्बेसडर साहबा की मैं बड़े अदब से कहूंगा कि उनकी इंफॉर्मेशन जो है ना काफी डेटेड है, काफी पुरानी इंफॉर्मेशन है। उन्होंने अपने आप को, वैसे वो कॉलम
भी लिखती हैं, लेक्चर्स भी देती हैं, लेकिन उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करने की कोशिश नहीं की। यूएनडीपी के आप फिगर्स देख लें तो उसके मुताबिक पिछले 15-20 साल में इंडिया में करोड़ों लोगों को गुर्बत से निकाला गया, पॉवर्टी से निकाला गया। तो उनसे ये पूछा जाना चाहिए था, अगर वो रहती तो मैं उनसे पूछता कि पाकिस्तान में पिछले 15-20 साल में कितने लोगों को गुर्बत से निकाला गया। और हमारा जो लिटरेसी रेट है वो है 60%, 62%। इंडिया का जो है वो तकरीबन 80% है, जबकि 47 में इंडिया का लिटरेसी रेट भी हमारे जैसा ही था, कोई 12%। तो वो कैसे आगे निकल गए, हम कैसे पीछे रह गए? हमारे यहाँ इंडियन मुस्लिम्स, चौधरी साहब सॉरी टू इंटरप्ट, इंडियन मुस्लिम्स का जो एवरेज उनका लिटरेसी रेट है दैट इज हायर देन पाकिस्तान नेशनल एवरेज। जी, दैट्स राइट। और पिछले दिनों मैं एक आर्टिकल देख रहा था जिसमें लिखा था कि बलोचिस्तान में जो पॉवर्टी रेट है, जो पॉवर्टी से नीचे लोग हैं, वो 71% हैं। सो ये जो चीजें हैं, ये अगर टफ क्वेश्चन आप करें, टफ बातें करें, तो फिर एंटी पाकिस्तान का ठप्पा आप पे लग जाता है। और वो भी इतने सीनियर ओहदेदार से, इतनी एम्बेसडर जो वेस्टर्न कंट्रीज में रही, जहां पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का भी इनको पता होगा। तो यहां पे जो है ये फतवा लगाना बहरहाल बहुत आसान है, लेकिन जो ट्रेनिंग है, जो आप बाहर रहते हैं, तो उससे कुछ ना कुछ तो आपका ज़हन खुलना चाहिए। कुछ तो आप डिसेंट को एक्सेप्ट करना सीखें, डिसएग्रीमेंट को बर्दाश्त करना सीखें। तो आप अगर एक पाकिस्तानी के क्वेश्चंस का सामना नहीं कर सकती, तो फिर इंटरनेशनल मीडिया के क्वेश्चंस का सामना कैसे करेंगी? ट्रू। एनी कंक्लूडिंग थॉट्स? जी, मैं उनसे यही कहूंगा कि एक एम्बेसडर जो इतनी हायर पोजीशन पे रही हों, जिन्होंने दुनिया देखी हो, वेल रेड, वेल ट्रेवल्ड, अगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है, तो एक आम पाकिस्तानी जो बेचारा, जिसका एक्सपोजर इतना नहीं है, उसको तो हम ब्लेम कर ही नहीं सकते ऐसे लोगों पे कि जो लोग इतने ज़्यादा बड़े ओहदों पे सर्व कर चुके हों मुल्क के, पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं। तो आपको तो यू हैव टू बी ऑलवेज ऑन योर टोज, और आपको तो पाकिस्तान का जो सबसे मुस्बत चेहरा है, आपको तो वो दिखाना है। आफ्टर ऑल यू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। आपकी काबिलियत को देख के ही एम्बेसडर बनाया गया, आपको मुल्क का सफीर बनाया गया। चौधरी साहब, आई एम रियली रियली सॉरी, अगर सफ़ीर इस तरह के होते हैं तो इट्स अबाउट टाइम कि आपके फॉरेन ऑफिस के अंदर इसके ऊपर कोई सोल सर्चिंग हो और ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जाए जो वाकई में एम्बेसडर बनने के लायक हों, जिनके अंदर वो सलाहियत हो कि वो टफ क्वेश्चंस को फेस कर सकें, उनके जवाब दे सकें, और महज इल्ज़ाम तराशी करके प्रोग्राम छोड़ कर ना जाएं। अगर आप में ये जुर्रत है कि आप हिंदुस्तान के ऊपर एक के बाद एक इल्ज़ामात की झड़ी लगा दें, तो फिर इतना तो आपके अंदर सब्र होना चाहिए कि आप सामने वाले के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको भी सुन सकें। सुनना जो है, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि लोग सुनना ही नहीं पसंद करते। कोई मुख्तलिफ राय अगर उनके सामने रखी जाए तो वो सीधा सीधा जो है इल्ज़ाम तराशी करने पर उतर आते हैं। एंड आई एम सो डिसअपॉइंटेड कि ये कहना कि जी अपने ही एक मुल्क के एक सिटीजन के बारे में कि आप यूर एंटी पाकिस्तान, दिस कुड बी हेल्ड अगेंस्ट यू टुमारो। कल को आपको इसी बात के ऊपर कोई कुछ भी कर सकता है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज सो डिसअपॉइंटिंग। उन्हें चाहिए एम्बेसडर साहिबा को कि हाँ, वो ये कह सकती हैं कि जी मैं आपसे मुख्तलिफ राय रखती हूँ चौधरी साहब, लेकिन किसी को सीधा सीधा गद्दार ही कह देना, ये तो जी एक बहुत ही ज़्यादा नामुनासिब बात है। मैं बहुत ही डिसअपॉइंट हुआ हूँ दैट टू फ्रॉम एन एम्बेसडर। इतने बड़े ओहदे पे जो रहे हों, उन्हें तो हर कदम फूक फूक के रखना चाहिए। उनको लोग देख रहे हैं, वो मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेल, आज मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की एम्बेसडर नगमाना साहिबा ने पाकिस्तान को मायूस किया है मोर देन एनीवन एल्स। अगर मैं पाकिस्तान का सफ़ीर होता तो I would have done a far better job than Ambassador Sahiba. I should say this, Chaudhry Sahab.
जी अरविंद, मुझे याद आता है 1971 का, कि जब क्रश इंडिया की कैंपेन पाकिस्तान में चल रही थी, तो हमारे कुछ इंटेलेक्चुअल्स ने, आई रहमान वगैरह ने एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू की कि ईस्ट पाकिस्तान का मसला पॉलिटिकल है, इसको पॉलिटिकल तरीके से हल किया जाए। तो उन्होंने जियो के एक इंटरव्यू में कहा था कि हमें 50 लोग नहीं मिले थे लाहौर में साइन करने वाले, इतना ज्यादा जो था एंटी इंडियन जो है सेंटीमेंट इतना हाई था। और उस पे जो है जिन लोगों ने उस मिलिट्री एक्शन को क्रिटिसाइज किया, दे वर थ्रोन इनटू जेल्स। और उस पे आपको पता है ना, जालिब साहब को भी गद्दार कहा गया था। जालिब ने क्या जबरदस्त वो कथा कहा था, मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। बहुत तो खूब। हमें जो है ना अपने जहन को थोड़ा सा खोलना होगा, और ये जो फतवे हैं एंटी पाकिस्तान के, इससे जान छुड़ानी होगी, और टफ क्वेश्चंस के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। जी, मैं एक बात और इसमें ऐड कर दूं कि कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एक बड़े लीडर हुआ करते थे, सैयद अली शाह गिलानी। वो हिंदुस्तान पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया करते थे, और आप भी अच्छे से वाकिफ हैं कि वो क्या कुछ कहते थे हमारे बारे में। लेकिन हमने वो ज़मीन कभी उनके लिए तंग नहीं की, उन्हें वो मुल्क छोड़ के कभी नहीं जाना पड़ा। तो हमारे मुआशरे में इतनी इजाज़त है कि आप डिसेंटिंग ओपिनियन भी रख सकते हैं। मैं पाकिस्तान के अंदर था 2-3 महीने पहले, और मैंने बड़ी खुलकर बात की, चौधरी साहब मैं वापस गया हूँ हिंदुस्तान, मुझे किसी ने कुछ भी नहीं कहा। और ना ही तो मैं एंटी पाकिस्तान हूँ। अगर मैं एंटी पाकिस्तान होता तो मुझे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल से लेके और इतने सारे फोरम्स में जगह नहीं दी जाती। मुझे ऐसा लगा कि पाकिस्तान के अंदर गुंजाइश है कि अगर आप अपनी बात एक नरम लहजे में कहें तो बड़े से बड़ी बात की जा सकती है, और की भी है मैंने। तो एम्बेसडर साहिबा को भी चाहिए कि वो थोड़ी हिम्मत दिखाती, और ऐसा कुछ नहीं है, लोग आते हैं दिल खोलकर अपनी बात करते हैं। हम मेरी बातों से पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हाँ, मेरी कोई ऐसी कोई प्यार भरी कोई ऐसी मुस्बत बातों से हो सकता है 4 दिलों को जोड़ने का काम ज़रूर हो जाए। मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि जितना हो सके टूटे हुए दिलों को जोड़ सकूं। आज आपने वक्त दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। तो ये दोस्तों वीडियो ख़त्म यार, इतनी लेंथी वीडियो। ये आपके कहने पर देखिए यार, असलम भाई ने तुम देखी नहीं थी। ये एक तो एडिट करने में बड़ा मसला बन जाती थी, लंबी वीडियो एडिट करना कौन सी आसान होता है, फिर इतना बैठना। तो अब ये है पाकिस्तान के लोग, ये आप पाकिस्तान की एम्बेसडर थी यूएई के यूरोप में और चाइना में। मतलब ज़ाहिर बात है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती रही है मुख्तलिफ मुल्कों में। ये इनके लेवल है। बाकी बातों में बाद में आता हूँ। जब सच्चाई सामने आई, अब सच्चाई किसी इंडियन ने नहीं बोली, सच्चाई भी पाकिस्तान के 3 मरतबा बनने वाले वज़ीर आज़म ने बोल लिया। आम को लल्लू पंज नहीं है, बड़े ले ले। तो उसने क्या कहा, अब सच सुनने की आदत नहीं है पाकिस्तानियों को, बर्दाश्त नहीं होता। वही ये हाँ, शकील चौधरी भी यही कह रहा था कि ये पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, हमारे ये सवाल का जवाब नहीं दे सकें। तो कोई इंटरनेशनल मीडिया का सवाल, यही सवाल कोई इंटरनेशनल मीडिया का पर्सन कर लेता है, तो फिर वो ये कहेंगे कि मैं ये स्किप कर देंगे, वॉकआउट कर जाएंगी। कितने लो लेवल के यार ये पाकिस्तान एम्बेसडर है, मतलब शर्मिंदगी हुई है। और यार जवाब तो दो, मान जाओ। उसके पास जवाब होगा तो वो देगी। यार झूठे हो तो बड़ा दिल करो, गुर्दा करो, मान जाओ कि भाई हाँ हमारी गलती थी उधर। नवाज शरीफ ने यह कहा कि भाई जब वाजपेयी साहब आए थे अमन की आशा लेकर, बाकायदा उन्होंने मतलब आए थे वो क्या कहते हैं बस वगैरह को लेकर आए थे, इंडियन नॉन डिप्लोमेट हुए थे, तो वो एक अमन की उम्मीद लेकर आए थे कि यार हम हमसाया मुल्क हैं। उसके देखा 1 मंथ बाद ही शुरू हो गया था कारगिल। ये 1990
ना इनकी बात है। अब भाई आपकी आर्मी नहीं चाहती है इंडिया पाकिस्तान में अमन असल में भाई बात पता क्या है, पाकिस्तान की जनता जो है ना वो भी, और इंडिया की जो जनता वो भी ये चाहती है कि दोनों ममालिक जो हैं वो अमन शांति के साथ रहें। एम्बेसडर में क्या बोलोगे? मुझे बाकी सारा छोड़ो, जो एम्बेसडर चली गई हैं ये सवाल का जवाब नहीं दिया, छोड़ दो। नहीं, बात असल में ये है कि अगर आप झूठे भी हैं ना, तब भी आप जो लोग आपसे सवाल कर रहे हैं ना, आप उसका प्रॉपर जवाब दें। ये गलत बात है। इससे तो आप कह लें कि एक बुरा जो है ना इम्प्रेशन वो अगले को देते हैं कि जब आप ये नहीं कि आपने अगले बंदे का सवाल का जवाब ही नहीं देना, आंसर ही नहीं देना, आपने बिला वजह उठ के चले जाना, तो ये गलत बात है। आप की जो आपके हुक्मरान हैं, जो आपके लीडर साहब हैं, उनकी अगर गलती कोताही है तो उसको बर्दाश्त करें। उनकी लोग गलती दूसरे- है, क्या आर्मी की गलती है भाई। वो लीडर तो मान रहे हैं कि हम तो अमन करना चाहते थे, हम तो ट्रेड करना चाहते हैं, भाई, हम मैं आगे। एक बात मैं बताऊं, यहाँ पे मैं जो हुक्मरान है ना हमारे, वो भी वो कहते हैं ना कि वो पोले के हैं, जुत्ती पोला, लितर इनको मारा जाए ना तो ये तब ठीक होंगे। असल में बात पता क्या है, अब आप मौजूदा आर्मी चीफ को देख लें कि उसने क्या बोला है। फिर सोशल मीडिया पे चर्चा है इस वक्त के वज़ीर आज़म को। आज मैं एक बंदे की बात सुन रहा था, उसने कहा था कि जैसा भी है इन्होंने ही लाया या जिस तरह से भी आया है तो पाकिस्तान का पीएम ना, उसको कुत्ता बोलना कितनी इंसल्ट वाली बात है। मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हुक्मरान है ना, बारी बारी आकर अपनी कुत्ते खानी करवाते हैं, बेइज्जती करवाते हैं। इनको एक हो जाना चाहिए। अगर ये एक होंगे, अपने अपनी हलके, अपने अपनी आवाम जो है अपने अपने इलाके से इकट्ठी करें, रोड्स पे निकलें, सारी जमातें जो है इकट्ठी होकर एहतजाज करें कि हमारा जो मुल्क है ना, इसको इस दबाव से, इस चुंगल से जो है आज़ाद करवाया जाए। तब हो सकता है मुमकिन। अगर ये अलग आएंगे, इसको पकड़ लिया, उसकी अच्छी कुत्ते खानी की, उसको छोड़ दिया, नहीं ये अब हमारे काम का नहीं, उसको पकड़ लिया, उसको ले आए, ये गलत बात है। ये असल में हमारे सियासतदान, पॉलिटिशियंस, हुक्मरान जो हैं ये खुद करवा रहे हैं अपनी बेइज्जतियाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जो नवाज शरीफ वहाँ इंडिया में खड़े होकर कह रहे थे कि भाई 65 की कारगिल जितने भी लड़ाई हुई उसमें छुरा घोंपा गया, तो भाई आप एक पेज पे ही नहीं है सियासतदान जितने भी हैं। अगर आप एक पेज पे होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, तो आप अपना मुद्दा जो रख सकते एक हैं। सेकंड, रहमतुल्लाह एम्बेसडर चली गई आपकी उठकर। एम्बेसडर को छोटी सी बात नहीं, रिप्रेजेंटेटिव होता है मुल्क का, और उसमें मीडिया को फेस करना होता है, जवाब देने होते हैं, मुल्क का जो बयानिया होता है वो रखना होता है। तो सवाल ये आया, तुमने देख भी लिया, सुन भी लिया, क्या कहना चाहोगे? उसने जवाब क्यों नहीं दिया, या क्या जवाब उसको होना चाहिए था? भाई देखें कि जो किसी भी महफिल, ये किस्म की महफिल थी, मतलब कि तो उसको चाहिए था जो क्वेश्चन हुआ था उसको फेस करना, उसका किसी तरीके से उसको जवाब देना। अगर झूठी थी तो एक्सेप्ट करना, अगर सच्ची थी तो उसको जो है ना उनके मुताबिक प्रॉपर उनको जवाब देना। तो ये तो कोई भी हाल नहीं है कि वहाँ से जो है ना स्किप कर देना, तो ये बुज़दिली है। और ऐसा झूठा बंदा भी नहीं है करता ऐसा, मतलब कि ना मैं वो औरत है उनके लिए क्या, मतलब फीमेल है क्या लफ्ज़ बोलूँ, उन्होंने टोटली गलत किया। और इस उनके एक अमल से पाकिस्तान की इमेज और भी ख़राब हुई है, क्योंकि वो एक कह लें कि एक आम जो है ना होती ना, सिविलियन भी होती तो फिर भी बहुत बुरी बात थी, लेकिन ये तो फिर भी एक एम्बेसडर रह चुकी हैं, तो ये उन्होंने बहुत गलत किया। तो बाकी जितने भी अच्छा, फिर मेल भेजी है चौधरी शकील को कि भाई आप एंटी पाकिस्तान हो, ये डिस्कशन, उसने कहा कि ये डिस्कशन एंटी पाकिस्तान है, तुम बायस्ड हो, तो मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। सच की बात करना एंटी पाकिस्तान, अमूल मज़ेदारी की बात है कि वो सही कह रहा था चौधरी शकील भी कि हर पाकिस्तानी फिर तो एंटी पाकिस्तानी गद्दार है पाकिस्तान है। और गद्दारी का सर्टिफिकेट कौन जारी करता है? हमारी आर्मी। तो ये गद्दार है, ये गद्दार नहीं है। भुट्टो गद्दार का करार दिया गया। तो वो क्या बता रहे थे, कायदे आज़म को भी वो जो क्या नाम था, रहमत अली, किसका नाम ले रहे थे, कि वो भी कहता था कि ये कायदे आज़म का वो नाम ले रहा था, उनका गद्दार आज़म कहते थे। भुट्टो को कहा गया, उसके बाद अयूब को कहा गया। चलो अयूब तो एक ट्रेटर था, उसकी हम बात नहीं करेंगे, वो तो था डिक्टेटर। ट्रेटर क्या लिया, डिक्टेटर ट्रेटर ही होते हैं एक किस्म के।
तो बाकी ये इसमें ये था ना कि वाकई ये अगर उसने अभी कहा है ना, मुझे तो इसकी क्या वाकई हकीकत है जो भी है, अगर वो दूसरे उसने भाई का क्या नाम गवर्नमेंट था, को- अरविंद केजरीवाल। अच्छा, वो बंदा जो है ना वो कह रहा था कि जब हम आए पाकिस्तान में तो उसने बकौल उसके उसने कहा कि मुझे ये चीज़ लगता नोट है, की। मुझे ये लगा है कि जो पाकिस्तान की आवाम और इंडिया की आवाम है ना वो सुकून चाहती है, अमन चाहती है दोनों ममालिक में, और हकीकत भी है। हमारी आवाम की इंडिया की आवाम के साथ कोई नहीं लड़ाई, और इंडिया की आवाम की हमारे साथ कोई लड़ाई नहीं। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो रायता फैलाया गया है ये दोनों तरफ से हमारे हुक्मरानों की तरफ से फैलाया गया, और जो ताकतवर हल्के हैं उनकी तरफ से फैलाया गया। अब देख लें, जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो हैं वो अपने सारे जितना भी लश्कर लेकर आए थे लोगों के साथ, अपने जितने भी लश्कर मतलब के साथ जितना भी हाँ बिल्कुल। अमला वगैरह आया था उनका, वो अमन की आशा लेकर ही आए थे ना। ये मैसेज देने की यार हम और गवांढी हर हैं, मर्तबा हम इंडिया नेबर्स ने हैं, हम नेबर्स हैं। और पीएम मोदी ने यार नहीं इंडिया बोला, की इंडिया ने पहल की पीएम अमन मोदी की। ने नहीं बोला, उसने कहा कि भाई आओ लड़ें गरीबी के खिलाफ, मुफलिसी के खिलाफ। तो ये बड़ी क्या लें कि अच्छी ज़बरदस्त बात उन्होंने लेकिन की आप है। भुगतो। लेकिन जब भी अमन की बात की जाती, मैं यही कहूँगा अमन अगर हो जाए ना तो कई कह लें कि जो लोग हैं उनकी जो रोटियां हैं ना वो ख़त्म हो जाएंगी। अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है ना सुकून आ जाए, अमन आ जाए, तो उनकी जो रोटियां वो सेकते हैं ना वो ख़त्म हो जाए। तो फिर ऐसा कौन चाहेगा कि वो ख़त्म हो जाए भाई? अच्छा, एक और पॉइंट आया, बातें तो बड़ी लंबी चौड़ी हैं क्योंकि वीडियो बहुत लेंथ थी। बात यह आई कि अरविंद ने बात की कि जो कश्मीर के पंडित थे पाकिस्तान ने मुजाहिदीन के नाम पर भेजे टेररिस्ट, और उनको हज़ारों तादाद में वो मेरा ख्याल फिल्म भी बनाई गई, द फाइल्स इस तरह का नाम है कोई मूवी का नाम, वो भी इन्हीं के मतलब कि जो मतलब ना जो कश्मीर के पंडित थे उनके लिए बनाई गई थी। लेकिन मुझे इसकी कोई डी नॉलेज नहीं है कि क्या सीन क्रिएट हुआ था, कि कितने पंडित थे वो मतलब कि इसमें मारे गए थे या मुल्क बदर किए गए थे या कश्मीर से निकाले गए थे, इसका भी मुझे इल्म नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हुआ था, उनके मुल्क से उनको ज़बरदस्ती मार कर या डरा धमका कर भेजा गया था, तो मैं कहता हूँ यही भी एक किस्म के जहलियत और जुल्म ही है। इस पर कोई बात नहीं करता, क्यों रहमतुल्लाह? मुझे इसके बारे में पता ही नहीं है। यह भी मैंने भी इसके बारे में इतना सर्च या कोई बात मज़ीद नहीं सुनी है, इसलिए इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि इसका मुझे इल्म नहीं है। असल भाई आपको पता है कि कश्मीर के जो थे पंडित उनको निकाला गया है या मारा गया, उनके खिलाफ जिहाद किया गया? नहीं, ये इतना इसके बारे में नॉलेज नहीं है, मैंने तो पहली दफ़ा सुना। भाई आवाज़ काम जाती है, थोड़ा सा जोर से रोटी नहीं खा कर आए। रोटी खाई है यार, वो ही नहीं बोलने दे रही आवाज़ नहीं तो नहीं बोलने दे। वो यहाँ तक आई हुई है तो आवाज़ कहाँ से लेकिन निकलेगी? खैर इस बात के बारे में इतना नॉलेज नहीं है मेरा, मैंने तो पहली दफ़ा सुनी है। क्योंकि पंडित के हमारा कह लें कि ये पलगाम जो जिस तरह पलगाम हमला हुआ है ना, तो इसी तरह के काफ़ी जो है ना हमले जो हैं वहाँ पे इंडिया में हुए हैं, तो हो सकता है वो भी हमला हो, तो ये गलत है। मैं यही कहूँगा कि अमन होना चाहिए दोनों ममालिक में। मैंने तो कल भी ये बात की थी, और मैं कहता हूँ कि वाकई यार हमारे जो इस खित्ते के ममालिक है ना उनका आपस में कह लें कि एक ब्लॉक होना चाहिए। ये साले लड़ लड़ के आपस में क्या इन्होंने हासिल किया? गोरे अमेरिका लड़ कौन रहा? लड़ इंडिया पाकिस्तान रहा है, लड़ा कौन रहा? इंडिया चाइना लड़ रहा है, लड़ा ये गोरे रहे हैं, यूएसए रहा है, सारे ये लड़ा रहे हैं। डॉलर पाकिस्तान के लिए डॉलर नहीं, पाकिस्तान तो डेफिनेटली उनके लिए लड़ रहा है जो भी कर रहा है। बाकी असला तो वही बेच रहे हैं ना। अब फ्रांस जो है वो रफ़ेल बेच रहा है, अमेरिका जो है पाकिस्तान को F-16 दिए हैं उसने। तो ये चीज़ें जो है ना ये देखनी पड़ती हैं। अब वो देख लें कि सारा जो कह लें कि G7 जो है वो इकट्ठा है, इसके अलावा जितने भी यूरोपीय यूनियन के कंट्री हैं वो सारे इकट्ठे हैं। एक पे हमला होता है सारे इकट्ठे हो जाते हैं, चढ़ दौड़ते हैं। लेकिन ये साले पड़ोसी के पड़ोसी नहीं बांध रहे, इन्होंने खाक अमन लाना है। ये आप पाकिस्तान हो, चाइना हो, इंडिया जो इसके अलावा रशिया हो, नॉर्थ कोरिया हो, ये सारा एक ब्लॉक होना चाहिए। अच्छी बात है। चलें खैर मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ। टेक केयर।